Hello everyone, welcome to Sharma classes. Today we are going to start our first chapter of history of class 9th. So class 10th our chapter was over. Now we are going to start class 9th. Class 9th first chapter French Revolution one shot. We are going to finish this chapter in one lecture. We are not going to in much detail but पूरा summarize करेंगे चैप्टर में जो भी चीजें हैं. कोई भी चीज ऐसी नहीं रहेगी जो छूट जाएगी. सारी चीजें कवर हो जाएंगी. आपके 30 से 40 मिनट में पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा. वेरी इजी चैप्टर. तो चैप्टर का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन. एज द चैप्टर नेम्स डिनोट्स, जो नाम बताता है फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो उसका मतलब क्या होता है? फ्रेंच, फ्रांस की बात हो रही है. फ्रांस में जो रेवोल्यूशन हुए तो फ्रेंच रेवोल्यूशन. अब इस पूरे चैप्टर को अगर एक लाइन में समराइज करना पड़े तो चैप्टर का नाम कुछ ऐसा होगा: एक था राजा, एक थी रानी, दोनों मर गए, खत्म कहानी. तो यही होता है इस चैप्टर में. चलो देखते हैं कैसे क्या होता है. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या हुआ? 1789 एक नया राजा बनाया गया, लुई 16. वेरी यंग एज, 20 इयर्स ऑफ एज. इन्हें राजा की गद्दी सौंप दी गई, इन्हें राजा बना दिया गया. और जब ये राजा बन गए, ठीक, तो नई एज में इन्हें राजा बना दिया गया और इन्हें गद्दी सौंप दी गई. चलो अब पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का जो फर्स्ट पेज है वो बताता है हमें जियो पॉलिटिकल सिचुएशन बिफोर फ्रेंच रेवोल्यूशन. फ्रेंच रेवोल्यूशन के पहले जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या थी फ्रांस की. फ्रांस किस कंडीशन में था? अब यहाँ पे सर अमेरिका क्यों लिख दिया? अमेरिका तो है ही नहीं. अमेरिका है बेटा, अमेरिका है, अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे. तो क्या हुआ? अमेरिका वॉज कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन. ब्रिटेन की कॉलोनी थी. कॉलोनी क्या होती है? कॉलोनी आर द कंट्रीज विच आर रूल्ड बाय बिग अथॉरिटीज. बिग अथॉरिटीज कौन? ब्रिटेन. जो बड़ी कंट्री से रूल हो उन्हें बोला गया था यहाँ पे कॉलोनी. तो अमेरिका कॉलोनी थी. अब अमेरिका ने मदद मांगी किससे? फ्रांस से. हेल्प मदद मांगी. भैया मदद करो मेरी, फ्रांस से. अब फ्रांस भाई क्यों मदद करता? बिकॉज इन दोनों के बीच में क्या नहीं थी? बंदी नहीं थी. फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, दोनों के बीच में कंपटीशन से चलता था कि कौन सबसे बड़ी कॉलोनियल पावर बनेगी. यहाँ पे कॉलोनियल पावर मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉलोनीज किसके पास होगी? हु इज गोइंग टू एक्वायर मोर कॉलोनीज हियर? ज्यादा से ज्यादा कॉलोनी किसके पास होगी? तो मदद मांगता है तो फ्रांस कह देता है ठीक है हम आपकी मदद करेंगे. ठीक, तो अराउंड कितनी कॉलोनीज थी? 13 कॉलोनीज थी ब्रिटेन के खिलाफ. तो फ्रांस ने मदद की और इस मदद करने के चक्कर में, हवाबाजी करने के चक्कर में उसके ऊपर लोन चढ़ गया. कितने का? 1 बिलियन लिब्रे. लिब्रे क्या हुआ करता था? लिब्रे वॉज द करेंसी दैट वॉज यूज्ड इन फ्रांस एट दैट टाइम. उस समय पर जो करेंसी यूज होती थी फ्रांस में उसे लिब्रे कहा जाता था. तो ये हो गई, ये करेंसी यूज होगी. और फिर अमेरिका को क्या दिलवा दी? फ्रांस ने फ्रीडम दिलवा दी. ब्रिटेन वहां से हट गया और एक और नहीं हट गई. उसके बदले में फ्रांस को कुछ कॉलोनीज मिल गई वहां पे, क्योंकि अमेरिका ने खुश होकर उसे दे दी थी कि भैया कुछ कॉलोनीज आप भी रखो, आप भी क्या करो, यूज करो, यूटिलाइज करो इन कॉलोनीज को. ठीक है, तो ये 1 बिलियन का लोन आगे बढ़ बढ़ के कितने का हो गया? 2 बिलियन लिब्रेस. 2 बिलियन लिब्रेस का ये लोन हो गया. और जो भी कंट्रीज ने लोन दिए थे वो दिए थे 10% इंटरेस्ट रेट पे. 10% इंटरेस्ट पे इसलिए दिए थे. अब जो भी ये लोन लेना चाहते थे वो 10% इंटरेस्ट रेट में मिल रहा था. ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप पहले से आप डेब्ट में हो. अगर आपको कोई लोन देगा तो उसके चांसेस तो उसे पता ही है कि मिनिमम निल है कि उसे क्या मिलेगा, उसकी रिकवरी उसे मिलेगी. तो 10% इंटरेस्ट रेट पे कोई भी उसे देने के लिए तैयार था. तो ये कंडीशन थी उस टाइम पे. अमेरिका फ्री हो गया, ब्रिटेन वहां से चला गया, बट फर्स्ट कौन गया? फ्रांस. उसने सहायता करने के चक्कर में खुद को क्या कर लिया? डुबा लिया. अपनी इमेज बढ़ाने के चक्कर में, बदला लेने के चक्कर में उसने क्या हुआ? खुद उसमें कर्ज में क्या हो गया? वो डूब गया. तो ये था जियोपॉलिटिकल सिचुएशन. आप चलते हैं फ्रांस के ऊपर. तो फ्रांस ड्यूरिंग 1789 फ्रांस में 3 सेक्शन ऑफ सोसाइटी थे. सेक्शन ऑफ सोसाइटी कितने थे? 3. पहले तो आते थे क्लर्गी, फिर नोबेलिटी, और थर्ड आते थे रेस्ट ऑल. मतलब जितनी जनता जनार्दन बची वो किस में आएंगे? अब रेस्ट में आएंगे. क्लर्गी में आते थे प्रीस्ट, इसमें आते थे रॉयल मैन या फैमिलीज, इसमें आते थे हमारे आर्टिशियंस, मिडिल क्लास, पीजेंट्स, etc. ठीक, तो जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी उसमें से 90% तो के लिए पीजेंट्स ही थे.
पेजेंट्स ही थे जो क्या करते थे, किसानी किया करते थे। और किसानी कैसे, फ्यूडल सिस्टम पे। फ्यूडल सिस्टम मैंने बताया, फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, नोबेलिटी आपको जमीन देता है और आप जमीन को प्रोटेक्शन देता है जमीन की, बदले में आपको उनके लिए काम करना पड़ता है और जमीन को प्रोटेक्ट करना पड़ता है या नोबेलिटी को प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो वही यहाँ पे पढ़ेंगे। अब जो क्लर्की वगैरह थे, अब टैक्स सिस्टम चला करता था पहले, तो जो थर्ड एस्टेट है इन्हें एस्टेट्स बोला जाता था। ये थी हमारी थर्ड एस्टेट, ये थी हमारी सेकंड एस्टेट और ये थी हमारी फर्स्ट एस्टेट। तो थर्ड एस्टेट जो फर्स्ट एस्टेट को टैक्स पे किया करता था उसे बोलते थे टीथे, और जो सेकंड को पे किया करता था उसे बोलते थे टेले। ठीक, टीथे क्या था, इसे बोलते थे रिलीजियस टैक्स, और जो टेले था दैट वाज इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक, और जो टीथे हुआ करता था, टीथे वाज 10% ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जो भी आप खेती प्रोड्यूस कर रहे हैं उसका 10%। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल हमने 100 kg क्या होगा एक जगह पे गेहूं, वीट, तो उसका 10% हमें किसे देना पड़ेगा, वी हैव टू गिव इट टू द प्रीस्ट। 10% 100 kg पे कितना होता है, 10% ऑफ 100 kg इज 10 kg हमें क्या करने पड़ेंगे, प्रीस्ट को देने पड़ेंगे। वी हैव टू गिव इट टू द प्रीस्ट। यहाँ पे प्रीस्ट को हम क्या देंगे, यहाँ पे 10 kg देंगे एज अ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ था, पहले हमें मनी देने पड़ते थे, किसको, नोबेलिटी को। ऐसा जो जमीन हमें दी है जिसपे हम खेती कर रहे हैं उसका कुछ हमें क्या हिस्सा देना पड़ता था, वी हैव टू गिव इट टू द नोबेलिटी। तीन स्टेट्स हुए सेक्शन ऑफ सोसाइटी, क्लर्की, नोबेलिटी, एरिस्टॉल। क्लर्की हुए प्रीस्ट, फर्स्ट एस्टेट, ठीक, और इन्हें टैक्स मिलता था जिनका नाम था टीथे, इसे बोलते थे रिलीजियस टैक्स। फिर आया नोबेलिटी, नोबेलिटी को मिलता था टेले, फिर एरिस्टॉल। अब क्या हुआ, जब इतना सारा इंटरेस्ट रेट बढ़ने लगा, जब इतना ज्यादा इंटरेस्ट रेट बढ़ता चला गया, तो क्या हुआ, लुई 16 को क्या चाहिए था, अब कुछ चीज तो चाहिए जिससे क्या करे वो इन टैक्सेस को रिकवर करे। तो उसने क्या किया, इम्पोज कर दिया टैक्स, टैक्स बढ़ा दिया इन पे, टैक्स इम्पोज्ड, और दो बेसिक एमिनिटीज पे टैक्स लगाए जो कि क्या थी, बहुत ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पे फ्रेंच सोसाइटीज में। पहली थी सॉल्ट और दूसरी थी टोबैको। पीपल यूज्ड टू ईट टोबैको और स्मोक वगैरह किया करते थे, इसकी वजह से ये दोनों चीजें काफी ज्यादा थी। अब इनमें क्या हो गया, हड़कंप सा खड़ा हो गया लोगों के बीच में, क्योंकि ये डेली बेसिक एमिनिटीज है, इन पे अगर टैक्स लोगे तो फिर क्या होगा, कंडीशन क्या होगी लोगों की, तो ये टैक्सेस बढ़ा दिए गए। ठीक है, तो ये थी सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, 3 सेक्शंस थी, क्लर्की, प्रीस्ट, फर्स्ट एस्टेट। इन्हें एक टैक्स मिलता था जिनका नाम था टीथे, रिलीजियस टैक्स। वो होता था 10% ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस। पहले था डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया जाता था मनी, घर पे जाके दे देते रॉयल फैमिलीज की। फिर क्या हुआ, जब ये सारी चीजें कंडीशंस इंप्रूव वो नहीं हो रही थी तो टैक्स इंपोज की गए। टैक्स इंपोज क्या की गई, टैक्स इंपोज ये किया गया कि सॉल्ट पे टैक्स लगाया गया और टोबैको पे क्या लगाया गया, टैक्स लगाया गया। फ्यूडल सिस्टम क्या होता है, जब नोबेलिटी आपको जमीन दे और उसके रिटर्न में आपको कुछ इंटरेस्ट या कुछ पैसे आपको किसे देने पड़े, यू हैव टू गिव इट टू, आपको क्या करने पड़े, आपको देने पड़े किसे, यू हैव टू गिव इट टू नोबेलिटी। उसको बोला गया था यहाँ पे टेले, टीथे। टैक्स लगाया फिर सॉल्ट पे, टोबैको पे, जो कि क्या थे उस टाइम पे बेसिक एमिनिटीज थे, सॉल्ट और टोबैको। सॉल्ट और टोबैको बहुत ज्यादा जरूरी थे उस टाइम पे, क्योंकि पीपल यूज्ड टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ टोबैको, स्मोक, च्यूइंग इट। और सॉल्ट तो क्या है, गरीब हो या अमीर हो, कोई भी स्टेट से बिलोंग करता हो, सॉल्ट सबके लिए क्या था, कंपलसरी था। इट वाज कंपलसरी फॉर एवरीवन। सॉल्ट तो भाई घर घर में नमक डलता है, तो नमक तो सबके लिए क्या है, जरूरी। इट इज बेसिक एमिनिटी फॉर एवरीवन। जब ये सारी चीजें हो गई तो कंडीशन उठती है हमारे यहाँ पे, नेक्स्ट टॉपिक आता है स्ट्रगल टू सर्वाइव। स्ट्रगल टू सर्वाइव, ठीक। तो क्या हुई, यहाँ पे इस ईयर्स के बाद फिर क्या हुई, फिर हो गई यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन कितनी बढ़ गई, 23 मिलियन से पॉपुलेशन हो गई 28 मिलियन। मतलब पहले कितने लोग थे, 2 करोड़ 30 लाख लोग थे, फिर क्या हुआ 2 करोड़ 80 लाख, 50 लाख पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई। अब देखो सीधी सी बात है, जब इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक, 5 से 6 सालों में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ जाएगी तो क्या होगा, प्रोडक्शन तो तक उतना रहा, बट कंजप्शन अब क्या हो गया, बढ़ गया। जब प्रोडक्शन कम हो, कंजप्शन ज्यादा हो, मतलब जब सप्लाई कम हो, डिमांड ज्यादा हो, तब प्राइसेस क्या होते हैं, बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी हुआ सब्सटेंशियल क्राइसिस क्या होते हैं, कम समय के लिए किसी चीज की कमी पड़ जाना, दैट इज सब्सटेंशियल क्राइसिस। वही यहाँ पे हुआ, किसकी क्राइसिस पड़ी, यहाँ पे ब्रेड्स की।
ब्रेड मतलब होती थी रोटी, विच इज वॉज वैसे एसेंशियल फॉर एवरी फ्रेंच फैमिली, सबके लिए जरूरी थी। तो ब्रेड पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा महंगी हो गई, इन्फ्लेशन आ गया। इन्फ्लेशन मतलब पैसे बहुत ज्यादा उसके बढ़ गए। तो क्या हुआ, यहाँ पे कुछ सप्लायर्स ने क्या किया, ब्रेड को क्या कर लिया, होल्ड कर लिया। होल्ड करने का मतलब है सर रोक लिया, सप्लाईज को रोक लिया। कई बार क्या करते हैं, सप्लाईज को रोक लेते हैं, जब ज्यादा दाम होते हैं तब उन्हें क्या करते हैं, सप्लाईज को निकालते हैं। तो जब होल्ड कर लिया तो बहुत सारी फैमिलीज क्या हुई, लाइन पे लग गई। प्लस इसी से क्या हुआ, बेरोजगारी बढ़ी। अब क्या हुआ, जो वर्कर्स, फॉर एग्जांपल हमारी ब्रेड की शॉप है, ठीक, कन्फेक्शनरी है, केक्स वगैरह बेचते हैं, ब्रेड्स वगैरह बेचते हैं। तो क्या हुआ, अगर हमें प्रॉफिट कमाना होगा तो हम वर्कर्स को लेस करेंगे, क्योंकि इतने इन्फ्लेशन में हम वर्कर्स को भी पे नहीं कर सकते। तो जो भी वर्कर्स अर्न कर रहे थे वो मिनिमल होता था, क्योंकि डेली बेसिक एमिनिटीज आप क्या कर सकते हैं, उनसे खरीद सकते हैं। तो उस टाइम पे वर्कर्स को भी निकाला गया, वर्कर्स को आधी सैलरी पे रखा गया, और सप्लायर्स ने तो सप्लाई होल्ड कर ही ली थी। तो यहाँ पे क्या हुई, काफी ज्यादा कंडीशंस खराब हो गई, यहाँ पे स्ट्रगल टू सर्वाइव हुआ। और कई सारे लोग यहाँ पे क्या हुए, बहुत ज्यादा कंडीशंस क्या हुई, उनकी खराब हो गई। देयर कंडीशंस वर वेरी मिनिमल ये सारी चीजों में। तो ये था स्ट्रगल टू सर्वाइव। पॉपुलेशन बढ़ी 23 से 28 मिलियन। ब्रेड की यहाँ पे क्या हुई, बहुत ज्यादा कमी हो गई, और जिनके पास ब्रेड थे उन्होंने सप्लाई को कर लिया, स्टॉप कर लिया, उन्हें होल्ड कर लिया टू अर्न बेटर प्रॉफिट। कई लोगों ने अपनी जॉब भी यहाँ पे क्या कर दी, खो दी। यहाँ पे क्या हो गया, उनकी यहाँ पे जॉब उनकी सारी चली गई। अब इसके बाद आती है अपराइजिंग ऑफ द मिडिल क्लास। मिडिल क्लास जब क्या करी, यहाँ पे राइज करी। अब मिडिल क्लास आप सब लोग जानते हैं, 10th क्लास में पढ़ोगे अब मिडिल क्लास के बारे में ज्यादा है, क्योंकि मिडिल क्लास का ही क्या है, रोल है सारे रेवोल्यूशंस में। क्योंकि मिडिल क्लास वाज द ओनली क्लास जो थोड़ी पढ़ी लिखी थी, जो चेंजेस चाहती थी सोसाइटी में, और वो चेंजेस लेके भी है, वो सोसाइटी में चेंजेस लेके भी आई। तो यहाँ पे आता है अपराइजिंग ऑफ मिडिल क्लास। अपराइजिंग ऑफ मिडिल, जो मिडिल क्लास हमारी यहाँ हुई, यहाँ पे अपराइज हुई। जब हमारी मिडिल क्लास यहाँ पे अपराइज हुई, मिडिल क्लास क्या हुई हमारे यहाँ पे अपराइज हुई आगे चल के। तो मिडिल क्लास में कौन कौन आते थे, मर्चेंट्स आते थे, स्मॉल बिजनेसमैन, शॉपकीपर्स, मतलब जिनके छोटे व्यापार थे, छोटे धंधे वगैरह थे, वो सब इसमें आते थे। दे ऑल यूज्ड टू कम इनटू मिडिल क्लास। तो मिडिल क्लास वालों का काम क्या था, मिडिल क्लास क्या चाहते थे, रिफॉर्मेशन चाहते थे। रिफॉर्मेशन मतलब चेंजेस चाहते थे सोसाइटी में, कि सोसाइटी में कुछ चेंजेस यहाँ पे हो जाए। अब सोसाइटी में चेंजेस हुए, मिडिल क्लास तो चाहती थी कि चेंज हो, बट यहाँ पे क्या है, कुछ फिलोसफर्स आए। फिलोसफर्स जैसे जॉन लॉक, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, इन्होंने दिया द स्पिरिट ऑफ लॉस। तो जॉन लॉकी ने क्या दिया, तो जॉन लॉकी ने क्या दिया, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। रूसो ने दिया द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, और जो हमारे लास्ट मॉन्टेस्क्यू थे उन्होंने दिया द स्पिरिट ऑफ लॉस। अब जॉन लॉकी क्या थे, फिलोसफर्स थे। फिलोसफर्स मतलब जिनकी विचारधारा क्या थी, समाज से थोड़ी अलग थी। ये सोसाइटी में रिफॉर्मेशन लाना चाहते थे। ये लोग उससे चाहते थे कि वो अपना वो जागे, वो जिस घड़ी में जीते आए हैं वो उनसे चेंजेस थोड़े लाए। अब जॉन लॉकी थे, जॉन लॉकी ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट में क्या कहा, पहले एक वो चला करता था, सिस्टम चला करता था, एक कहावत थी कि मतलब एक बात चलती थी, डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग। डॉक्ट्रिन डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग मतलब इसका मानना ये था कि जो भी राजा महाराजा है उन्हें भगवान ने हमारे लिए बना के भेजा है। जो भी रानी है तो उसे किसने भेजा है, भगवान ने बना के भेजा है, और जो वो करेंगे वो हमारे लिए सही है। तो वहां पे जॉन लॉकी बोलते हैं टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट ने, अगर भगवान ने ऐसे बना के भेजा है, क्योंकि जो लुई 16 थे, जो लुई 16 थे, उन्होंने जब पूरा फ्रांस कर्ज में चल रहा था तब उन्होंने वार्सले का पैलेस बनवाया, वर्साइल में पैलेस खड़ा करवाया 1 बिलियन लिब्रेस का। जब सारी कंडीशन सब्सटेंशियल क्राइसिस हो रही थी, जब लोग भूख से मर रहे थे, उस टाइम पे उन्होंने अपने लिए 1 बिलियन लिब्रेस का अय्याश महल बनवाया। किसके लिए, अपने लिए और अपनी बीबी मैरी एंटोनिएट के लिए। तो यहाँ पे हो गए। फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बताया रूसो ने, सोशल ऑर्डर लाना चाहिए सोसाइटी में रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करने के बाद।
और मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ लॉस में कहा कि एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव जुडिशरी को लाना चाहिए, जिससे कि गवर्नमेंट क्या करे, हमारी बेटर फंक्शन करे, जिससे कि क्या हो, गवर्नमेंट बेटर फंक्शन करने लगे। तो यही थी अपराइजिंग ऑफ मिडिल क्लास। अपराइजिंग ऑफ मिडिल क्लास में क्या थे, हमारे मर्चेंट्स थे, बिजनेसमैन थे, शॉपकीपर्स थे और अदर पीपल्स थे, ये छोटे व्यापारी थे, छोटा काम किया करते थे, मतलब इतना कि गुजारा हो जाए उनका। मतलब मिडिल क्लास इसलिए बोला गया कि ना तो ये तो ज्यादा गरीब थे ना ज्यादा अमीर थे, एजुकेटेड थे, इनफ एजुकेटेड थे, इसलिए चेंज चाहते थे। तो फिलोसफर्स तीन है, जॉन लॉकी, रूसो और मॉन्टेस्क्यू। जॉन लॉकी ने कहा टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। इसमें कहा गया था कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग है वो गलत है, हमें वैसा नहीं मानना चाहिए, हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। रूसो ने तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में कहा कि हमें रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करने चाहिए, वो सजेस्ट करेंगे राजा को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। मॉन्टेस्क्यू जो थे वो लाए थे द स्पिरिट ऑफ लॉस। स्पिरिट ऑफ लॉस में उन्होंने बताया था कैसे लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को लाना चाहिए, जिसके वजह से क्या होगा, बेटर फंक्शनिंग और स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट यहाँ पे होगी। तो ये चीजें हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए इसको थोड़ा। आउटब्रेक ऑफ रेवोल्यूशन। अबाउट रेवोल्यूशन कैसे स्टार्ट हुआ, तो क्या हुआ, जब उनके ऊपर 2 बिलियन लिब्रे का कर्ज चढ़ा हुआ था, तो 2 बिलियन लिब्रे के कर्ज को निकलवाना भी है, तो क्या किया गया कि स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई गई 5 मई 1789। 5 मई 1789 लुई 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई। ठीक है, स्टेट जनरल की मीटिंग तभी बुलाई जाती थी जब टैक्सेस इंक्रीज करना होता है। स्टेट जनरल कुछ ऐसा था। ठीक, यहाँ पे हमारे क्या बैठे हैं, राजा जी बैठे हैं। ठीक, यहाँ पे हमारा थर्ड एस्टेट आएगा, यहाँ पे आएगा हमारा फर्स्ट एस्टेट, यहाँ पे आएगा हमारा सेकंड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में होते थे 300 मेंबर्स, इसमें भी 300 मेंबर्स और इसमें 600 मेंबर्स। 300 मेंबर फर्स्ट में, 300 मेंबर सेकंड में। सर अब वोट्स क्या थे, 300 लोगों के लिए सिंगल वोट, इसके लिए सिंगल वोट और इसके लिए सिंगल वोट। तो क्या होता था, कभी राजा कोई अगर चीज निकाले उसके लिए वोटिंग होती थी, तो देखो नोबेलिटी और क्लर्जी तो राजा को ही सपोर्ट करेंगे, दे विल सपोर्ट किंग। फर्स्ट एस्टेट सेकंड एस्टेट विल ऑलवेज सपोर्ट। तो क्या हो जाती थी, 2:1 की मेजोरिटी हो जाती थी और जो राजा की बात थी वो सही हो जाती थी। आउटब्रेक और रेवोल्यूशन हुई जब टैक्सेस के लिए बुलाया गया, तो क्या था, नेशनल स्टेट जनरल में 3 एस्टेट्स थे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो क्या थे, फर्स्ट एस्टेट के 300 वोट्स थे, सेकंड के 300 वोट्स थे और इसके 600 मेंबर्स थे। मेंबर्स के पास 300 मेंबर के पास 1 वोट था, यहाँ पे 300 मेंबर के पास 1 वोट था, यहाँ पे 600 मेंबर के पास 1 वोट था। तो इन 600 मेंबर्स की मांग ये थी कि भाई हालांकि अब नोबेलिटी और क्लर्जी क्या देंगे, दोनों राजा को वोट देंगे, जो भी डिसीजन होगा टैक्स बढ़ाने का तो बोलेंगे हाँ बढ़ा दो, हाँ बढ़ा दो, खुद को देने नहीं है उन्हें, देने किसको है, थर्ड एस्टेट को देने हैं। तो हर बार ये होता था, तो इन्होंने ये कहा कि जो 600 मेंबर्स है उन्हें क्या दो, आप सिंगल पर्सन 1 वोट दो, मतलब सफरेज दे दो, राइट टू वोट दे दो सबको, यूनिवर्सल सबको। यहाँ पे 300 के, यहाँ पे 300, इन्होंने मना कर दिया, इनने भी मना कर दिया और राजा ने तो मना कर ही दिया। तो फिर ये 600 मेंबर्स गए, 2 मेंबर साहब, फर्स्ट एस्टेट का 1 मेंबर अब्बेसियस और सेकंड एस्टेट का 1 मेंबर मीराबू, यहाँ पे जाके 602 मेंबर्स ने एक टेनिस कोर्ट बनाई, एक नेशनल असेंबली बनाई, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कहाँ पे, और वहां से मूव नहीं हुए। फिर क्या होता है, फिर चल के 1789 में 4 अगस्त, ये बात है जून की, ये मई हो गया, और ये टेनिस कोर्ट की बात है जून के लगभग बनाया गया था टेनिस कोर्ट। यहाँ से जब नेशनल मीटिंग चलती रही कुछ दिनों, फिर उसके बाद ये हुआ। फिर 4 अगस्त 1789 में जो लुई 16 थे उन्हें समझ में आया, थोड़ी अकल आई, तो उन्होंने क्या किया, कुछ प्रिविलेजेस खत्म किए। कुछ प्रिविलेजेस खत्म कैसे किए, सबसे बड़ा प्रिविलेजेस खत्म किया उन्होंने क्लर्की का, क्लर्की के प्रिविलेज खत्म किए और फ्यूडल सिस्टम खत्म कर दिया। फ्यूडल सिस्टम खत्म। फ्यूडल सिस्टम किसका था, नोबेलिटी का था फ्यूडल सिस्टम, तो फ्यूडल सिस्टम भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लर्की का था, वो भी क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्लर्की क्या था, टीथे अबॉलिश कर दिया इन्होंने। और जितना भी लैंड चर्च के पास था, पहले क्या हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं था। राइट टू प्रॉपर्टी मतलब आपके पिताजी की संपत्ति आपको मिलती थी, राइट टू प्रॉपर्टी ये होता है। बट पहले क्या था कि अगर आपके पिताजी किसी कारणवश क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी किसकी जाएगी, वो सारी प्रॉपर्टी चर्च क्लर्जीज के पास जाएगी। तो जितनी प्रॉपर्टी सीज कराई उससे क्या हो गए, 2 बिलियन लिब्रे के एसेट्स
संपत्ति जुड़ गई 2 बिलियन लिब्रे की, जितना कर्ज था उतने की कहां से आ गई, सर्कुलराइजेशन, फ्यूडल सिस्टम भी क्या कर दिया यहाँ पे इन्होंने खत्म कर दिया। फिर आता है फ्रांस बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो 1791 में जाके क्या बनती है, फ्रांस एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनती है। मतलब मोनार्की क्या करेगी, फंक्शन किसके अंडर करेगी, एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लोग बैठे रहेंगे। बट फाइनली ये था कि जो वीटो पावर था वो राजा के पास था। वीटो पावर मतलब फॉर एग्जांपल राजा है, कई सारे लोग बैठे हैं, वो डिस्कशन करके राजा को डिसीजन लेंगे, बट राजा के पास वीटो पावर थी। वीटो पावर मतलब फाइनल डिसीजन जो उसे लेना होगा वही लेगा वो, चाहे आप उससे कुछ कह दो। वीटो पावर का मतलब होता है फाइनल डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, वो किसके पास थी, राजा के पास थी। बट जो नेशनल असेंबली उस टाइम पे क्या आई, नेशनल असेंबली, उसने कुछ चेंजेस किए। पहला चेंजेस था एक्टिव और पासिव सिटीजन्स का। एक्टिव पैसिव सिटीजन क्या होते हैं, इन्होंने ये कहा कि जो एक्टिव सिटीजन्स है वही वोट डालेंगे सिर्फ अगर जो इलेक्शंस होंगे कॉन्स्टिट्यूशन वाले। एक्टिव सिटीजन्स क्या होते हैं, एक्टिव सिटीजन होते हैं जो 25 साल के ऊपर के मर्द हैं, जो मेल्स हैं 25 ईयर्स ऑफ एज, जो क्या है प्रॉपर्टी है जिनके पास, प्रॉपर्टाइज हैं, और जो टैक्स पे कर रहे हैं 3 डेज लेबर वेज, 3 डेज ऑफ लेबर वेज का जो टैक्स पे कर रहे हैं वो किस में आएंगे, एक्टिव सिटीजन में आएंगे। 25 साल के जो नीचे हैं, ठीक, वो सब, और 25 साल के ऊपर जो मैन है जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है वो भी पैसिव सिटीजन में आएंगे। तो ये हो गया एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन हो गया। तो ये करा है। दूसरा उन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन दिया, डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन, कि मैन के क्या क्या राइट्स हैं वो सारे क्या कर दिए यहाँ पे उन्होंने डिक्लेयर कर दिए। सारे डिक्लेरेशन क्या थे। अब यहाँ पे क्या हुआ, औरतों को तो कोई राइट्स मिले नहीं, तो उसके लिए एक रेवोल्यूशनरी बाहर निकल के आए। आपके एनसीईआरटी में छोटा सा बॉक्स है कलर में, ऑरेंज कलर में। तो ओलम डी गोगस करके एक महिला रही जिन्होंने डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ मैन के लिए बात की, बट लेटर उन्होंने क्या कर दिया, क्या फाइनली उन्हें मौत के घाट उतार दिया, कि उन्हें मार दिया गया। बट अगर पूछा जाए डिक्लेरेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन के लिए किसने काम किया, तो इट वॉज ओलम डी गोगस। ठीक, ये हो गया, ये टॉपिक खत्म हो गया। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होता है वो होता है क्या, फ्रांस अबॉलिशेस मोनार्की एंड बिकम्स अ रिपब्लिक। अब ये मोनार्की को खत्म करती है और रिपब्लिक बनाती है। यहाँ पे क्या होता है, नेशनल असेंबली क्या होता है, जो डेवलपमेंट कर रही थी 1791 में, तो जो उसके नेबरिंग कंट्रीज थे, ऑस्ट्रिया वगैरह थे, वो क्या हुए, इस इंक्रीमेंट से या इस डेवलपमेंट से जेलस हुए। उन्हें जलन हुई तो उन्होंने क्या कर दिया, वॉर क्या कर दिया, घोषित कर दिया। दे वेंट फॉर अ वॉर। तो नेशनल असेंबली फ्रांस, दे वेंट फॉर वॉर इन 1792 अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। और यहीं पे जो नेशनल एंथम था फ्रांस का, मार्सेलेस, वो गाया गया था यहाँ पे, और लेटर ऑन ये विक्ट्री होती है और यहाँ पे फ्रांस को क्या बना दिया जाता है, रिपब्लिक बना दिया जाता है। फ्रांस बिकम्स अ रिपब्लिक। यहाँ पे मोनार्की वाला सिस्टम खत्म हो गया था, लुई 16 फिर से आ गए थे, रिपब्लिक बन गया था। फिर यहाँ पे क्या होता है, फिर इमरजेंस होता है सोशल ग्रुप्स का। सोशल ग्रुप क्या होता है, सामाजिक ग्रुप, जो यहाँ पे इमरजेंस आया। और सोशल ग्रुप कौन कौन से थे, यहाँ पे कई सारे सोशल ग्रुप्स थे जो यहाँ पे निकल के आए, लेकिन वन ऑफ देम जो उनसे सबसे ज्यादा ऊपर निकल के आया वो था जैकोबिन क्लब। जैकोबिन क्लब, इसके हेड थे क्या, मैक्स मिलियन रॉबेस्पियर। वेरी इंपॉर्टेंट नेम टू लर्न। मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर क्या थे, हेड थे इसके। तो जैकोबिन क्लब यहाँ पे बनाया गया। जैकोबिन क्लब का नाम रखा गया था सेंट जेकब पे। किस पे, सेंट जेकब के नाम पे रखा गया था। संत थे सेंट जेकब। इनका मेन काम क्या था कि जो लुई 16 थे उन्हें हटाना था पावर से, खुद इन्हें उस पे थ्रोन पे बैठना था। तो ये क्या करते हैं, किंग्स कन्वेंशन करते हैं। किंग्स कन्वेंशन मतलब किंग के घर जाते हैं, ठीक, उनके पैलेस पे अटैक करते हैं और किंग को बंदी बना लेते हैं। और किंग को जब बंदी बना लेते हैं, रानी को भी बंदी बना लेते हैं, दोनों को क्या डाल देते हैं, जेल में। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर अटैक्स, दे पुट देम इनटू, क्या होता है, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर किंग और क्वीन को हॉस्टेज बना लेते हैं। हॉस्टेज क्या होता है, बंदी बना लेते हैं और उन्हें क्या करते हैं, पुट्स इन जेल। और फिर क्या करते हैं, खुद पावर पे बैठ जाते हैं, खुद गद्दी पे बैठ जाते हैं, ठीक। ही सिट्स ऑन थ्रोन, खुद क्या कर जाते हैं, वहां पे गद्दी पे बैठ जाते हैं। और इसके बाद जो पीरियड शुरू होता है 1793 टू 1794, इस पीरियड को बोला जाता है रेन ऑफ टेरर।
रेन ऑफ टेरर, डर का माहौल था यहाँ पे। अब यहाँ पे जो चेंजेस लिए गए थे, कुछ अच्छे चेंजेस भी लिए गए। अच्छे चेंजेस क्या थे कि सभी लोगों को सर और मैडम ना बुला के सिटीजन बुलाया जाएगा, सबको इक्वालिटी ब्रेड दी जाएगी, सब लोग क्या करेंगे सबको सिटीजन बुला, ली सिटियन, सबको क्या बोला जाएगा, सिटीजन बोला जाएगा। बट कुछ बुरी चीजें भी दी गई यहाँ पे। बुरी चीजें क्या थी कि अगर कोई भी किंग के खिलाफ कुछ बोलता है तो उसे बुलेटिन कर दिया जाएगा। बुलेटिन वॉज अ मशीन जो बिहेड करने के लिए काम आती थी। बिहेड मतलब सर खत्म करने के लिए, उस मशीन में रखते थे, वो ऊपर से डालते थे और उसे खत्म कर देते थे। और कुछ की फीचर्स क्या थे, पीजेंट्स वेर फोर्स्ड टू ट्रांसपोर्ट देयर ग्रेन्स इन द सिटीज एंड सेल देम एट द फिक्स्ड प्राइस बाय द गवर्नमेंट। तो जो गवर्नमेंट ने फिक्स प्राइस किए हैं उसी को उन्हें क्या करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा अपने ग्रेन्स को। तो कुछ की फीचर्स ऑफ रेन ऑफ टेरर क्या हुए यहाँ पे। रेन ऑफ टेरर का पहला हुआ सर और मैडम की जगह सिटीजन्स बुलाया जाएगा। ठीक, उसके बाद अगर कोई मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खिलाफ जाता है तो उसे बुलेटिन कर दिया जाएगा। सबको एक सिंपल ब्रेड खिलाई जाएगी, इक्वालिटी ब्रेड जैसे बोला गया। ठीक, और मतलब महंगी ग्रेन्स कोई नहीं खरीदेगा, सब नॉर्मल ग्रेन खरीदेंगे जिससे इक्वालिटी बनी रहे। ठीक, कोई अलग ना देखे। उसके बाद क्या था, चर्चेस वेर शट डाउन एंड बिल्डिंग्स वेर कन्वर्टेड इनटू बैरिक्स। बैरिक्स क्या होते हैं, आर्मी के लिए जगह बनाई गई, ऑफिसेस बना दिए गए। सारे चर्चेस को क्या कर दिया गया, यहाँ पे बंद कर दिया गया। लेटर और रेन ऑफ टेरर के खत्म होने के बाद, रेन ऑफ टेरर के पहले ही क्या कर दिया गया था, लुई 16 और मैरी एंटोनिएट को दोनों को बुलेटिन कर दिया गया था, दोनों को मार दिया गया था, डेड, रेस्ट इन पीस। ठीक, दोनों को क्या कर दिया गया था, यहाँ पे मार दिया गया था। दे बोथ वेर पुट इनटू बुलेटिन, और दोनों की क्या हो गई थी यहाँ पे, डेथ, बोथ डाइड। उसके बाद क्या हुआ, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के खुद के लोगों ने, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर के जो खुद के मेंबर्स थे उन्होंने क्या कर दिया, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर को भी लास्ट क्या कर दिया, गुलेटिन। और मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर यहाँ पे क्या हो गई, मौत। इसके बाद मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जाने के बाद फिर क्या हुआ, एक डायरेक्टरी है। डायरेक्टरी का मतलब 4 से 5 लोग क्या बैठेंगे, सेटिंग पे बैठेंगे डिसीजन लेने के लिए। ये ऐसा डिसीजन क्यों लिया गया, इस डिसीजन का मेन मुद्दा ये था कि पावर किसी एक के हाथ में ना रहे। कोई सन किया गया, उसने फिर कई सारी चीजें कर दी, तो इसीलिए ये बनाया गया कि 4 से 5 लोग डायरेक्टरी में बैठेंगे और एक मेजोरिटी डिसीजन लेंगे, जो भी डिसीजन रहेगा। इट कांट बी सेपरेटेड अगेन, मतलब 5 लोग बैठ के समझ से, सहज से, अच्छे से क्या लेंगे, डिसीजन यहाँ पे लेंगे। तो ये सारी चीजें डायरेक्टरी बैठी। तो इसके बाद क्या था, डायरेक्टरी रूल्स ओवर फ्रांस, डायरेक्टरी रूल्स ओवर फ्रांस। इसके बाद टॉपिक आता है कि फ्रेंच में वुमेन्स का क्या काम था। तो वुमेन्स का काम ये था, जब मर्द क्या जाया करते थे, वॉर पे जाया करते थे, तो वुमेन्स वेर द ओनली वन जो काम किया करती थी और घर पे लुक आफ्टर किया करती थी और सारे काम संभाल के अर्न किया करती थी। वेजेस किसके लिए, फैमिलीज के लिए। तो वुमेन रेवोल्यूशंस भी है, वुमेन रेवोल्यूशनरीज भी है, उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज भी फॉर्म की, उन्होंने रेवोल्यूशन चलाया। हालांकि उनका नोटिस नहीं किया, वो भी हक मांगते थे कि राइट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ वुमेन भी लाओ, वुमेन्स के लिए भी राइट निकालो, वुमेन्स को भी फ्रीडम दो, वुमेन्स को भी वोट डालने का हक दो। बट हालांकि नहीं मिला, लेटर ऑन जाके फिर बाद में राइट टू वोट मिला, लेकिन उसके पहले कुछ नहीं किया गया, ये सारी चीजें नहीं की गई। फिर इसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें हो जाने के बाद वुमेन को उनकी पोजीशन नहीं मिलती सोसाइटी में, उन्हें अलग ही रखा जाता है सोसाइटी में। हालांकि इतनी मेहनत करने के बाद वुमेन की कंडीशन क्या रहती है, सेम, नो चेंजेस इन द कंडीशन ऑफ वुमेन। उसके बाद आता है अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जब मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर थे तो तभी क्या कर गए थे, स्लेवरी को अबॉलिश कर गए थे। अब स्लेवरी जब अबॉलिश कर गए थे तो यूरोप में तो स्लेव्स अवेलेबल थे नहीं, क्योंकि स्लेवरी अबॉलिश हो गई तो कोई काम नहीं करना चाहता था स्लेव बनने के लिए। तो क्या हुआ, स्लेव्स की कमी पड़ी काम करने के लिए। तो जो डायरेक्टरी रही उनके लिए क्या पड़ी, स्लेव्स की काफी कमी पड़ी। तो इसके लिए क्या लाएगा, स्लेव ट्राइंगल। उसके लिए क्या लाएगा, स्लेव ट्राइंगल। सो स्लेव ट्राइंगल क्या था, ये था अमेरिका, जहां पे फ्रांस कॉलोनीज थी, फ्रांस कॉलोनीज। ये था हमारा ब्रिटेन और ये था हमारा अफ्रीका, सॉरी ब्रिटेन का है, फ्रांस। तो जब फ्रांस में स्लेव्स की कमी पड़ गई, व्हेन द स्लेव्स वर वेरी लेस इन फ्रांस, तब क्या हुआ, स्लेव्स को खरीदा जाता था फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ, स्लेव्स वर परचेज फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ, कहां से, अफ्रीका के पोर्ट्स से। यहां से लोग आते थे, यहाँ पे स्लेव्स खरीदे, स्लेव्स वर परचेज फ्रॉम हियर, और यहां से स्लेव्स को ले जाया जाता अमेरिका कॉलोनीज में काम कराने के लिए। ठीक, और कॉलोनी से फिनिश प्रोडक्ट कॉफी, शुगर, इंडिगो, ये सारी पहुंच जाती थी फ्रांस में। इसको बोला था स्लेव ट्राइंगल, क्योंकि स्लेव्स अवेलेबल थे नहीं अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी के बाद, इसलिए सारे स्लेव्स कहां से लिए जाते थे, दे यूज्ड टू बी परचेज फ्रॉम द पोर्ट्स ऑफ अफ्रीका। यहां से उन्हें वॉयज के लिए भेजा जाता था अमेरिका, और अमेरिका से फिर क्या करते थे, दे ऑल वेंट टू फ्रांस, और फ्रांस में क्या किया करते थे, सारे प्रोडक्ट्स को भेजा करते थे। वो रहते वहीं पे थे, कैरिबियन आइलैंड्स में रहा करते थे। तो ये हो गया यहाँ पे। फिर स्लेव ट्राइंगल के बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, सेंसरशिप।
अब सेंसरशिप क्या था? सेंसरशिप होता है रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए। तो उस टाइम पे सेंसरशिप पहले लगाए गए थे, कई सारे सेंसरशिप्स यहाँ पे देखो, according to censorship all written materials and cultural activities could be performed or published only after they have been approved by the censor of the king। सेंसर ऑफ द किंग मतलब अगर आप कुछ भी गलत छाप रहे हैं तो पहले राजा के बारे में गलत तो नहीं छापा, तो सेंसर्स उन्हें देखेंगे। जैसे मूवीज वगैरह बनती हैं तो एक सेंसर बोर्ड होता है जो मूवीज में देखता है कुछ गलत तो नहीं है, कुछ एडल्ट तो नहीं है, कुछ खराब तो नहीं है जिससे गलत मैसेज पहुंचे, तो उस सीन को क्या कर देते कट। तो वैसे यहाँ पे सेंसरशिप थी कि अगर कुछ आप गलत छापते हो राजा के खिलाफ या किसी के खिलाफ तो क्या होगा, यहाँ पे उस पार्ट को क्या कर दिया जाएगा, डिलीट कर दिया जाएगा या फिर आपको सजा हो जाएगी वहां पे। तो ये थी डेली लाइफ। फिर when the abolition of censorship and declaration of right of man, citizen, freedom of speech and expression became a natural right of man, this led to growth of newspaper, pamphlets, books, printed pictures। तो क्या हुआ, जब ये सेंसरशिप थी तो लेटर ऑन जाके सेंसरशिप को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। अबॉलिश कुछ समय ही रहा, फिर वापस नेपोलियन जब यहाँ पे एंटर किया तब क्या हुआ, फिर से सेंसरशिप को ला दिया गया। तो ये सारी चीजें खत्म हो गई। फ्रांस बहुत अच्छी जिंदगी जी रहा था, बहुत खुश। अब नेपोलियन जब आता है तो फ्रांस वाले लोग बहुत खुश। तो नेपोलियन क्या करता है, नेपोलियन एंटर्ड फ्रांस इन 1798। लोग बहुत खुश थे, उसे हार्बिंगर समझ रहे थे, हार्बिंगर्स ऑफ हार्मनी, पीस, शांति दूत, हमारे यहाँ है शांति देने, हमें बहुत अच्छा राज देंगे। 1798 में आया और 1804 में क्या बना लिया, खुद को राजा बना लिया। 1804 में उसने रिलीज किया सिविल कोड, ठीक, ऑफ 1804, जिससे लोग बहुत ज्यादा खुश हुए इन चेंजेस से, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस से, बट उतने ही नाखुश हुए किससे, पॉलिटिकल चेंजेस से। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, 1815 में बैटल ऑफ वाटरलू हुआ, बैटल ऑफ वाटरलू, जिसमें नेपोलियन was defeated by 4 countries। कौन सी हैं, आई कॉल देम बाप रे। बी से ब्रिटेन, ए से ऑस्ट्रिया, पी से प्रशिया और आर से रशिया। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है और इसका कंटिन्यूशन क्या होता है आगे। तो पूरा चैप्टर हमने समराइज करा दिया है, 20 से 30 मिनट या मैक्सिमम 35 से 40 मिनट में पूरा समराइज हो गया है। आप इसे एग्जाम टाइम पे रिवाइज करने के लिए यूज कर सकते हैं। अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक में दिक्कत है तो आप उस टॉपिक का नाम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, तो आई विल मेक अ फर्दर फ्यूचर वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो फॉर नाउ दिस इज इनफ, वन शॉट पूरा कंप्लीट हो गया। आई हैव कवर मोस्टली ऑल ऑफ द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर व्हिच आर इंपॉर्टेंट। सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर इज नेशनल असेंबली कब फॉर्म हुई, टेनिस कोर्ट ओथ क्या होता है, थर्ड एस्टेट, सेकंड एस्टेट और फर्स्ट एस्टेट में रिलेशंस क्या हैं, एंड लास्टली नेपोलियन कब एंटर किया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर बोला जाए दैट इज रेन ऑफ टेरर, जो जैकोबिन क्लब वाला है, जैकोबिन क्लब से डायरेक्टेड रूल्स और फ्रांस वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना, ये तो छोड़ के जाना ही नहीं है, ठीक। तो ये सारी चीजें हैं, मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको समझ में आई होंगी। नहीं आई जो चीज वो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ये क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है, आपको किस तरीके से समझ में आ सकता है वो आप बता सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, पीस आउट, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहो।